दोस्तों नमस्कार। यह मत सोचिए कि देश ने आपको क्या दिया, यह सोचिए कि आपने देश को क्या दिया। कई मौकों पर कई नेताओं ने, कई प्रधानमंत्रियों तक ने इस वाकये का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है। लेकिन इस वाकये में मौजूदा वक्त में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। यह ट्विस्ट यह है कि अब देश की जगह सरकार शब्द बोलना होगा। यह मत सोचिए कि सरकार ने आपको क्या दिया, यह सोचिए कि आपने सरकार को क्या दिया। आप कहेंगे आप सरकार को क्या दे सकते हैं, आप कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार आपसे बहुत कुछ ले सकती है। सरकार आपकी नौकरी ले सकती है, सरकार आपकी कमाई रोक सकती है और उसकी एवज में सरकार की कमाई होती रहनी चाहिए। आप कहेंगे अब भी समझ में नहीं आया। तो सरकार इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों को या मंत्रालयों के भीतर जो अलग अलग विभाग चलते हैं, उसके मातहत जो भी इंडस्ट्री चलती है या जो भी काम होता है, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे ऑयल एंड गैस का हो, चाहे पावर का हो, किसी भी क्षेत्र में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक से जुड़ा हुआ है, उन क्षेत्रों में सरकार अगर मोनेटाइजेशन करने की दिशा में बढ़ रही है तो जिन्हें वह बेच रही है उनको यह पूरा अधिकार है कि अब वह उसे कैसे चलाएं। और उन्हें लगता है कि अब टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे तो ले आए, उन्हें लगता है अब कोई भर्ती नहीं करेंगे तो नहीं करें, उन्हें लगता है इससे पहले जो निर्धारित भर्तियां थी उस पर भी रोक लगा दी जाए तो रोक लगा दी जाए। क्योंकि सरकार के नियम कायदे बहुत साफ हैं। सरकार कहती है जब हमने प्राइवेटाइज हाथों में दे दी कोई चीज या फिर उसका मोनेटाइजेशन कर दिया तो हम उसका स्वामित्व उसे नहीं दे रहे हैं, यानी अधिकार वह भारत सरकार का ही रहेगा, लेकिन उसे चलाना कैसे है यह उसे तय करना है। और संयोग देखिए 2022 से 2026 के बीच यानी 2025 तक सरकार ने जो अलग अलग 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रालयों के मोनेटाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाए, उससे सरकार की कमाई 6 लाख करोड़, लेकिन उसकी एवज में 6 लाख से कहीं ज्यादा नौकरियां इस देश में कम हो गई। आप कहेंगे अब भी समझ में नहीं आया, तो इसको और सरलता से हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों में जो सरकार मोनेटाइजेशन की दिशा में बढ़ी है, सरकार के अपने डॉक्यूमेंट बहुत साफ बताते हैं। 2022 में उसका टारगेट 88,000 करोड़ रुपए की कमाई का था, लेकिन कमाई उससे ज्यादा 97,000 करोड़ हो गई, जिसके हिस्से में रेलवे भी आया, रोड भी आया, सड़क भी आई, बंदरगाह यानी पोर्ट्स भी आए, एविएशन यानी हवाई अड्डे भी आए, स्टेडियम भी आया, माइनिंग भी आया, टेलीकॉम भी आया, वेयर हाउसिंग भी आया, पावर सेक्टर भी आया, ये सभी सेक्टर्स आए। और अब आप समझिए कि जिन सेक्टर्स का हम नाम ले रहे हैं वहां आपकी भर्ती होगी नहीं। पिछले दिनों पहला झटका रेलवे ने दिया। रेलवे से सबसे ज्यादा कमाई मोनेटाइजेशन के जरिए इसी 2025 तक के बीच में होनी है, तकरीबन 1,52,496 करोड़। इसकी एवज में आप क्या गंवाएंगे? 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हो जाएंगी। और रेलवे ने इसका ऐलान भी किया। रेलवे ने बहुत साफ तौर पर कहा अब हम नौकरियां कम कर रहे हैं। आपके जहन में बीते 6 बरस के जब आंकड़े देखेंगे तो उस दौर में जब प्राइवेटाइजेशन की दिशा में सरकार बढ़ रही थी तो लगभग 72,000 नौकरियां रेलवे में खत्म की गई, जो 3rd और 4th ग्रेड की है। उसके बाद सरकार ने कहा ऐसा है कि जो गैर संरक्षा श्रेणी है उसके मातहत वाणिज्य का डिपार्टमेंट आता है, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट आता है, आरपीएफ आती है, मेडिकल विभाग आता है, प्रशासनिक विभाग आता है, अकाउंट स्टोर आता है और बोर्ड के कई अधिकारी कर्मचारियों की भी नियुक्ति होती है। अब बंद। और कितना बंद? ये तकरीबन 91,629 इतनी नौकरियां एक झटके में सरकार ने खत्म कर दी, ये कहते हुए कि लगभग 17 जोनल रेलवे दफ्तर जो काम कर रहे हैं इस देश में, उसमें हमको कट करना है 50% तक। तो कम क्यों कर रहे हैं, कट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की जो कमाई मोनेटाइजेशन के जरिए 6 लाख करोड़ की होनी है और उसके अंदर में जो रेलवे के जरिए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई 2025 तक करनी है, वो जिसे देंगे वो अपने हिसाब से चलाएगा। नहीं, चिंता मत कीजिए, वहां आरक्षण भी नहीं होगा, वहां SC ST OBC नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यह भी नहीं है कि वहां किसी जनरल को नौकरी मिल जाएगी। नौकरियां नहीं बचेंगी, क्योंकि इनका बहुत साफ मानना है जितनी बड़ी तादाद में कर्मचारी काम कर रहे हैं उतनी बड़ी तादाद में कर्मचारियों की जरूरत प्राइवेट सेक्टर को नहीं पड़ती है।
और वो सारी चीजें हम लोग कर लेंगे, काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कर लेंगे, टेक्नोलॉजी के जरिए कर लेंगे। हमें अब लोगों की जरूरत नहीं है, यानी ह्यूमन रिसोर्स हमें नहीं चाहिए। सवाल उसके आगे का यह निकल कर आया कि जिस दिशा में सरकार बन रही है उसमें 3 बातें उसने साफ कही। टेक्नोलॉजी आपकी होगी, आप तय कीजिए। काम का तरीका आपका होगा, आप तय कीजिए। मुनाफा जो मिलेगा आप तय कीजिए। हाँ, ऑनरशिप हमारी रहेगी, लेकिन बिजनेस आप करेंगे और किसे रखना है नहीं रखना यह भी आप तय कीजिए। तो इस हालात में 5 कोर सेक्टर, रोड यानी सड़क, रेलवे, पावर, ऑयल एंड गैस और टेलीकॉम, यहां पर कोई भर्ती नहीं होने वाली है। छिटपुट हो सकता है किसी समय आपके जहन में आए कि 10 भर्ती उधर हो गई, 50 भर्ती उधर हो गई, बस। इसके आगे आप हाय तौबा ये सोचते हुए कर लीजिए, जिस देश के भीतर में 1.5 करोड़ से ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए हों, रिक्त पदों का मतलब है उसके लिए बजट बाकायदा सरकारों के पास है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन हम भरेंगे नहीं। और इस प्रक्रिया के भीतर में बीते 2 साल में जो कोविड काल था, जिन बच्चों की उम्र लैप्स कर गई उनके लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और जिनकी उम्र बची हुई है उनके लिए अलग अलग जगहों के डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिलेंगी। हम जब ये सवाल आपके सामने रख रहे हैं तो 2 चीज फिर जहन में आपके आ जानी चाहिए, क्योंकि इस देश में जो सैंक्शन पोस्ट है तकरीबन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, उसको देखिएगा तो वो 38 लाख से 48 लाख के बीच में घूमते रहता है। अब जब बंदिशें लग रही है तो वो और कम भी हो जाएगा, लेकिन जो मौजूदा वक्त में भर्तियां हैं उसमें सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर दिखाती है कि देखिए 38 लाख में से 31,80,000 लोग काम कर रहे हैं, बाकी पद रिक्त हैं, ये मानते हैं। अगला सवाल यह था कि इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में तकरीबन 1,32,00,000 पद जो हैं उनमें से लगभग 60 से 70 लाख पद अलग अलग जगहों पर इस 8 साल में जो खाली होते चले गए और जो पहले से खाली होते चले जा रहे थे उनकी यह तादाद है, लेकिन वहां पर भी कोई भर्ती होने की चांस नहीं है। हाँ, जो स्टेट लेवल की परीक्षा होती है, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका पेपर लीक हो गया, अलग अलग राज्यों की जो अपने होती है वह होगी, लेकिन उसमें भी कोटा कम किया जाएगा। और यह कम इसलिए किया जाएगा क्योंकि जब सारी चीजें प्राइवेट हाथों में दी जा रही है तो सरकार क्यों चलाए और कैसे चलाए। अगला सवाल यह था कि नेक्स्ट स्टेप यह है कि सरकार इस देश के भीतर में जो कारखाने, फैक्ट्री, वर्कशॉप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आते हैं उसमें छटनी भी होनी है, और छटनी की तादाद इस तेजी से होनी है, या फिर भर्ती की स्थिति इस देश के भीतर में क्या है, अगर इसको भी आप समझ लीजिए, 2019 में सिर्फ 16,000 लोगों की भर्ती हुई देश भर में। और इसी तरीके से जब आप एवरेज निकालते हैं 8 साल का तो आपके जहन में एवरेज 22,000 से ऊपर जाता नहीं है। अगर 22,000 से ऊपर रोजगार मिल नहीं पा रहा है और 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हर बरस ग्रेजुएशन करके, एमए करके, पीएचडी पाकर निकल रहे हैं और उनको रोजगार चाहिए और रोजगार के दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। एक चीज और जहन में रखिए, जो लोग कहते हैं ना कि सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होता है लेकिन प्राइवेट दफ्तरों में देखिए काम होता है, और सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ बाबू अगर प्राइवेट दफ्तर में चला जाता है तो वहां काम करने लगता है। इसको और माइन्यूटली समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि भारत में ह्यूमन रिसोर्स का उपयोग कैसे किया जाए इसको लेकर नेहरू ने बाकायदा एक कमेटी बनाई थी, और जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी उसमें इस बात को बहुत ध्यान से देखा गया और परखा गया, जिसके लेकर लगातार प्लानिंग कमीशन ये कहते आया कि भारत में टेक्नोलॉजी आए लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की कीमत पे ना आए। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब यह है कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसकी स्थिति का जिक्र हो रहा था। लेकिन मौजूदा सच क्या है? मौजूदा सच यह है कि सरकार अपने तौर पर अपने नियम कायदे अपनी इंडस्ट्री के लिए तो बना सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए कैसे बनाएगी? और प्राइवेट सेक्टर खुद कह रहा है कि हमको तो इंटरनेशनल मार्केट से कॉम्पीट करना पड़ता है। अब आप देखिए दूसरी हालत, इस देश में कोयला घोटाला हुआ, कोल ब्लॉक्स को लेकर बड़ी चर्चा हुई, तमाम चीज़ें चलती चली गई, और फिर कोल इंडिया ने अपने तौर पर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बुलाई, माइनिंग के क्षेत्र में रखा। लेकिन आज की तारीख में पहली बार इस देश में कोयला भी कोल इंडिया को ही लगभग 15% तक, जो अक्टूबर महीने तक भारत में कोयला आने वाला है, 15% तक कोयला आयात किया जाएगा। तो फिर हमारी सारी चीज़ें क्यों ध्वस्त हो गई?
सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारे पास कोई पॉलिसी है या नहीं है। और अगर पॉलिसी सिर्फ सरकार को रोजगार देने और सरकार की कमाई के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए है, तो फिर बाकी नागरिक या जनता भूल जाए कि उसे नौकरी मिलेगी। क्योंकि इस फहरिस्त में जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं, तो जो क्षेत्र हमने बताए, जो सरकार 6 लाख करोड़ रुपया जो मोनेटाइजेशन, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान रखा गया है, नाम नेशनल शब्द आते ही तो पीपुल का नाम आना चाहिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसका जिक्र होता है, लेकिन यहां पर नहीं होता है। यहां नेशनल मतलब गवर्नमेंट है, मोनेटाइजेशन मतलब सरकार की कमाई है, प्लान मतलब एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार की वो कमाई की पाइपलाइन बंद ना हो, इसीलिए यह नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। इसमें जनता कहीं फिट बैठती नहीं है, इसीलिए अलग अलग माइनिंग्स में अब भर्ती नहीं होगी, टेलीकॉम में भर्ती नहीं होगी, ये पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर में चला गया। जो वेयर हाउसिंग थे वह भी अब प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, जो यहां तक कि एफसीआई में भी अब कोई भर्ती नहीं होगी। उसके पैरेलल में अडानीज के वेयर हाउस तो बनते चले जाएंगे और तमाम जगहों पे अनाज रखने की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारें ही जब अडानी के गोडाउन के साथ समझौता करेंगी तो आप क्या कर लेंगे। जो पावर सेक्टर है वहां पर भी अब भर्तियां नहीं होंगी। जो बंदरगाह है वो भी प्राइवेट हाथों में दिया जा चुका है, जो हवाई अड्डे हैं वह भी प्राइवेट हाथों में दिए जा चुके हैं। यहां पर एक चीज और गौर कर लीजिए, ये बार बार कहा जाता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, तो इसको बेसिक लाइन खींचिए, इस देश में सबसे ज्यादा नेटवर्थ अडानीज का है और अडानीज के नेटवर्थ के ठीक समानांतर दुनिया के जो टॉप मोस्ट 50 से 100 इंडस्ट्रियलिस्टों को आप रख लीजिएगा, तो जो लोग काम करते हैं अडानीज में उनकी संख्या उनकी तुलना में लगभग सिर्फ 10% है। यानी बाकी जगहों पर 100 लोगों को काम मिल जाता है, यहां सिर्फ 10 लोगों को काम मिलता है। यह है भारत में नेटवर्क का खेल और यह है एम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति जो प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। यहां पर रेलवे लगातार कम कर रहा है और रेलवे के पास जितने भी रोजगार थे वो कम करते करते लगभग 1.5 लाख नौकरियां कम कर चुका है। और ये एक सवाल आपके जहन में होना चाहिए कि जो रेलवे सबसे ज्यादा नौकरियां देती थी अब वो कहां किस रूप में गायब हो गई। अगला सवाल, इस देश के भीतर में जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीजें जिसमें पीएसयू है, उसमें यह माना जाता था कि लगभग 10 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन अब वहां पर कोई भर्ती होगी नहीं। पीएसयूज जो पाइपलाइन में बेचने में हैं उसके जरिए जो 10 लाख काम कर रहे हैं वो हालांकि अब 10 कागज में लिखा गया, लेकिन इन जनरल जब वहां की यूनियनों से हमने बातचीत की तो पता चला कि काम करने वालों की संख्या 9 लाख से कम है। वहां भी पद खाली पड़े हैं। बैंकों में 8 लाख के करीब रोजगार है, लेकिन वहां पर भी जो एवरेज लगभग 60-70 हजार हर बरस नौकरियां मिलती चली जाती थी बैंकों में, वह अब खत्म हो गई है। अब उस दौर में मत देखिए, वह नौकरियां घट के लगभग 8 से 10 हजार के भीतर आ गई है एक साल में बैंकों में, यानी लगभग 15%, उससे ज्यादा नहीं। अब उससे ज्यादा नौकरियां देने की स्थिति में नहीं है। जो मिलिट्री सर्विस है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और खास तौर से हरियाणा, बिहार, झारखंड, इन जगहों से जो सेना में जाने वालों की एक बड़ी तादाद है, वो तादाद के सामने एक सवाल है कि इतने बरसों से भर्ती क्यों नहीं हो रहा। हर जगह मंत्री महोदय कहते हैं हाँ होगी भर्ती, होगी कहने से काम नहीं चलेगा, नहीं होगी भर्ती। यह थोड़ा समझिए, हम लोग उस दिशा में भी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत के भीतर में जो सिविलियन सर्विस से जुड़े हुए 34 लाख लोगों का कच्चा चिट्ठा सरकार रखती है, उसमें आप आने वाले वक्त में नहीं देख पाएंगे बढ़ोतरी, क्योंकि बीते 8 बरस में उसमें भी तकरीबन 6.5 लाख लोगों की कमी आ गई है। नौकरियां उस रूप में नहीं बचेंगी। उसके आगे का सवाल, जो केंद्रीय मंत्रालय और डिपार्टमेंट है वहां तकरीबन 9,10,153 पद खाली पड़े हैं। नहीं, भरा नहीं जाएगा। कोई इसमें संचय की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं उस देश में लोगों से काम हम नहीं करवाना चाहते हैं। उनके लिए हमने व्यवस्था की है, 5 किलो फ्री अनाज की व्यवस्था जरूर कर रखी है, लेकिन उनसे हम रोजगार कैसे लें। हम तो ये स्थिति में आ गए हैं कि राशन दुकान से राशन नहीं दें, मनरेगा को किसी भी तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि वह एक वोट बैंक का जरिया भी है, इसीलिए वो चल रहा है। हम मिड डे मील की परिस्थितियों को देखिए, हमने नाजुक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि वेलफेयर स्टेट के रूप में भारत काम करे। हम चाहते हैं ये कैपिटल सोसाइटी के तौर पर काम करे, हर के पास पैसा हो,
हर अपने पैसे से कुछ खरीदने के लिए बाजार जाए, जब बाजार में खरीदे तो उसमें जो जीएसटी और टैक्स लगता है वो सरकार के पास जाए, सरकार उससे कमाई करे। इसके लिए वो चाह रही है कि सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज हाथों में दे दिया जाए। हम उसका बोझ और भार उठाने की परिस्थिति में नहीं आ सकते हैं। इस परिस्थिति में जब आप 6 लाख करोड़ में 6 लाख से ज़्यादा रोजगार खत्म करते हैं तो अगला सवाल आपके जहन में तुरंत होना चाहिए, तो क्या बीते 8 वर्ष में जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था और जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था उसमें भी रोजगार चले गए क्या? और कोई भर्तियां नहीं हो रही थी? भर्तियां तो हो रही थी, आप कहेंगे, बिल्कुल हो रही थी, लेकिन संयोग ऐसा है कि 25 नौकरियां मिलती थी, 75 नौकरियां जाती थी। बीते 8 साल का कमोवेश इस देश के पीएसयूज में, बैंकों में, या जो भी सार्वजनिक और उपक्रम सब हैं, सरकारी उपक्रम, उसके माध्यम से अगर परखना शुरू कीजिएगा तो बहुत तेजी से एरो जो है वह नीचे की तरफ जा रहा है, जहां पर हम अपने डेवलपमेंट को उस इकोनॉमी पर टिकाना चाहते हैं जो इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के जरिए भारत सरकार को मिले और प्राइवेट सेक्टर उस इंडस्ट्री को, उस उपक्रम को चलाने की दिशा में अपने तरीके से चीजों को तय करे। अच्छा लग रहा है सुन के कि प्राइवेट हाथों से तय होता है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल तुरंत आ जाता है, तब इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे नीचे क्यों है? भारत दुनिया के एवरेज मैन्युफैक्चरिंग से भी नीचे है। दुनिया का एवरेज मैन्युफैक्चरिंग जो है वह लगभग 25% है, भारत का एवरेज मैन्युफैक्चरिंग जो है वह 14% है। इतना नीचे क्यों? आधे से कम है। हम पूरी दुनिया का जिक्र कर रहे हैं, डेवलप स्टेट में और ज्यादा है क्योंकि वो एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं, वो एक्सपोर्ट से कमाई करते हैं। हम लोग इंपोर्ट के जरिए जिंदगी को जी रहे हैं और अभी भी लगभग 192 बिलियन डॉलर जो है वह हमारा घाटे में चल रहा है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल फिर से लौटिए उसी रोजगार को लेकर जिसको लेकर आप चिंतित हैं। अब हम हेल्थ सर्विस की भी कोई योजना, हम तो इंश्योरेंस दे देंगे, लेकिन हेल्थ सर्विस में जो हेल्थ पर्सनल का लगभग जो पद खाली पड़ा हुआ है वह 1,68,480 पद खाली पड़े हैं, भर्ती नहीं होगी। आप इसके लिए कोई फिर बेफिक्र हो जाइए, हम भर्ती उर्ती नहीं करेंगे। आंगनवाड़ी को लेकर जो आंदोलन चलते हैं वहां भी 1,76,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती नहीं होगी। हम उसकी पैसे देने की स्थिति में नहीं, और आंगनवाड़ी को लेकर जो चल रहा है हम उस दिशा में भी जा रहे हैं, क्योंकि जब मिड डे मील ही नहीं जुड़ पा रहा है उससे, तो उनका क्या किया जाएगा यह भी हम सोच लेंगे आने वाले वक्त में। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, 18,000 पद खाली हैं, उसकी हमने व्यवस्था की है। हमने कहा है जो लोग रिटायर होते हैं उनका अनुभव कहाँ काम आएगा, तो उन्हीं को आप रख लीजिए और उनको रखिए और उनको 50,000 रुपए में रख लीजिए। क्यों 2 लाख रुपए देंगे किसी प्रोफेसर को आप पढ़ाने के लिए? 50,000 में रख लीजिए, 50,000 दीजिएगा, उसके बाद उसको जो पैसा आ रहा होगा पेंशन का दोनों जोड़िएगा तो ऐसे ही वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा, वो अभी 30% के दायरे में आ जाएगा, तो टैक्स की कमाई भी हो जाएगी, भर्ती करने की जरूरत भी नहीं है। और इसकी एवज में हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत काम की चीज़ें डिजिटल दुनिया में जा रहे हैं, वर्चुअल दुनिया में जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग अलग अलग साइट्स बना लें सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी, उसके जरिए लगभग 47% सिलेबस जो है उसी के जरिए छात्र पढ़ें, उनको कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, घर में पढ़ें। और अब तो दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी पर टिक गई है, तो ऐसे में कॉलेज भी आकर क्या करेंगे? तो कॉलेजों को कहा गया आपके पास जो फालतू जमीन है उससे कमाई के स्रोत को खोजिए। अगर आपको लगता है वहाँ पर कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन आ सकता है एजुकेशन से जुड़ा हुआ ही सही, लेकिन उसको ले आइए जो प्राइवेट है। बायजूस को मान लीजिए आप ले आए, किसी दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का आपने दफ्तर खुलवा दिया, वहाँ पर करिए, कमाई कीजिए, क्योंकि हम उस रूप में चीज़ों को दे पाने की स्थिति में नहीं है। यानी प्रोफेसर्स भी सोच लें, रोजगार के रास्ते बंद हो चले हैं। अगला सवाल था जो इस देश में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका नाम है IIT, IIM, NIT, जी 16,000 पद से ज़्यादा खाली हैं, भरेंगे नहीं, आप चिंता मत कीजिए, नहीं भरा जाएगा, शर्त लगा लीजिए नहीं भरा जाएगा। जो दूसरे एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पर भी, जो बड़े सीनियर एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पर भी लगभग 1,500 से ज़्यादा पद, एक्यूरेट 1,682 पद खाली पड़े हैं, नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि हम उसकी इजाज़त अपने तौर पर दे पाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। और जो होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, जिसमें मान लीजिए फिर सेना का भी जिक्र कीजिए, सेना है, CRPF है, स्टेट पुलिस है, जो अलग अलग अदालतें हैं, जो निचली अदालत, डिस्ट्रिक्ट अदालत, सब जगह पद खाली पड़े हैं, हम नहीं भरेंगे।
इसको दिमाग में बहुत साफ तौर पर बैठा लीजिए, क्योंकि हम चीज़ों को प्राइवेटाइज करने की दिशा में जा रहे हैं। जो प्राइवेटाइज नहीं है, तो हमने एक मोनेटाइजेशन का नया शब्द निकाला है, उसकी कीमत मिनिस्ट्रीज बताएंगी। उस कीमत में उस प्राइवेट हाथों में दे देंगे कि स्वामित्व तो हमारा रहेगा, आप अपने अनुसार चलाइए। कोई भी चलाएगा तो मुनाफा कमाना चाहेगा, वो क्यों रोजगार देगा? और जो चलती हुई चीज़ है उसमें अगर मुनाफा हो ही रहा है तो फिर क्या होगा? और यहीं से सवाल सबसे बड़ा निकलता है, तब स्थिति भारत की क्या है? आपको जान के हैरत होगी, जब मोदी सत्ता आई थी 2014 में, तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो था भारत का तकरीबन 21.9% था। कम नहीं है, यह भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज की तारीख में वह लगभग 26% हो गया है। आप कहेंगे बहुत ज़्यादा तो बढ़ा नहीं, 21%, 21.9 तो अब था, 26% हो गया तो क्या हो गया? अगला सवाल यह है कि हाँ, भारत के ऊपर कौन कौन देश हैं भारत के ऊपर जो बेरोजगारी की दृष्टि से यूथ अनएम्प्लॉयमेंट? टर्की भारत के ऊपर है, इजिप्ट भारत के ऊपर है, साउथ सूडान भारत के ऊपर है। जी नहीं, ये 2014 में ऊपर थे, आज की तारीख में ये नीचे है। भारत के ऊपर में ईरान है, इराक है, श्रीलंका है। ईरान और इराक लगभग 28 और 29% के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से जूझ रहे हैं। श्रीलंका 26.5 पे चला गया है और भारत यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में 25.5 पर आकर टिक गया है। अनएम्प्लॉयमेंट की यह स्थिति है भारत के भीतर में। टर्की, इजिप्ट, साउथ सूडान, अमेरिका में 14.9% है। बांग्लादेश में 14.8% है। सिंगापुर 10.6% है। तो भारत की तुलना में अमेरिका जो है आधे पर है, और भारत की तुलना में ईरान, इराक, श्रीलंका भारत से ऊपर है। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की ये स्थिति है। CMI का एक डाटा बार बार आता है और हर दिन आते रहता है, जो जानकारी देता है कि भारत का अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल जो है वो 7.2% है और अर्बन 8.4% है। लेकिन जब आप राज्यों में घुसते हैं तो आप उस अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति को समझिए जो प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं। हरियाणा इसीलिए सबसे टॉप पर है, 3 गुना ज़्यादा है, लगभग 34.5%। बिहार 21.1%, राजस्थान 28.8%। यह अनएम्प्लॉयमेंट की रेट की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जब रीड करना शुरू किया तो उसने बताया कि भारत के जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आधे से ज़्यादा लोगों के पास काम नहीं है। 45 करोड़ में से 24 करोड़ लोगों के पास काम नहीं है। जो 24 करोड़ है उसका जो 94% है, यानी 24 करोड़ का 94% का मतलब बहुत साफ है, ये 95% से ज़्यादा हो गया, 95% हो गया। और 24 करोड़ का मतलब है लगभग 20-22 करोड़ लोग जो हैं इस देश के भीतर में, उनकी जो आय है वो 10,000 भी महीने की नहीं है, उससे भी कम है। और ये लोग रेंग रहे हैं 4,000 से लेकर 8,000 के बीच में, जो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। इतना ह्यूमन रिसोर्स का उपयोग करने के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। जो पूरी प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी उसको इसी दृष्टि से क्रिएट किया गया था कि कैसे सिस्टमेटिक तरीके से हम बड़े बांध क्यों बना रहे हैं, उसमें कितना रोजगार खपेगा। लेकिन होते होते वह नीति आयोग में आ गया, जहां पर उसका काम यही हो गया कि वो सरकार को सुझाए कि दरअसल आप कैसे कमाई अपनी करें। तो दीपम बनाया गया, अलग अलग तरीके से NCLT बनाया गया, IBC, दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने बनाए, जिससे सरकार की कमाई होते रहे। सरकार अपने तौर पर कभी भी कंगाल नजर नहीं आनी चाहिए। चाहे इस देश के लोगों को रोजगार नहीं मिले, उसकी कमाई बंद हो जाए, बाजार में सामान खरीदने की हैसियत खत्म हो जाए, तो फिर आखिरी बात, मोनेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन। 2014 से लेकर 2024 तक इस 10 साल के खांचे में सरकार की जो पूरी योजना है वह तकरीबन सरकारी नौकरियों में लगभग 12 लाख तक की कमी लेकर आ रही है। सरकार की जो कमाई हो रही है उसको उसकी तरफ रखिए, लेकिन ये 12 लाख की कमाई, और जो सीधे सीधे एक प्लान का जिक्र हमने आपसे किया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, वह सीधे सीधे 6 लाख रोजगार को खत्म कर रही है। रेलवे ने 1.5 लाख रोजगार खत्म कर दिया है, खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। बाकी कोर मिनिस्ट्रीज जहां पर नौकरियां मिलती थी उन्होंने अपने शटर गिरा दिए हैं, अब रोजगार नहीं। सोचिए जरूर क्या होगा। सरकार की कमाई जरूरत है या इस देश का पेट भरते रहे 5 किलो मुफ्त अनाज से नहीं।
अपनी कमाई से, अपने स्वावलंबन से, अपनी मेहनत से, अपनी डिग्री से, अपनी शिक्षा से, अपनी बुद्धि से। आखिरी बात यह है कि भारत छोड़कर जाने वाले बच्चों की तादाद इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो बच्चे भारत छोड़कर बाहर हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं उनका परसेंटेज ऑफ नौकरी पाना वह लगभग 99% है। और भारत में 1% को भी हम रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। ये एक सच है। 2 करोड़ लोग निकलते हैं और 20 लाख को भी हम नौकरी नहीं दे पाते हैं, यह भी सच है। कुल मिला के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।